एक डॉक्टर जो समाज से इतना नफरत करता था कि उसने पूरी दुनिया को ट्रांसजेंडर बनाने की कसम खा ली। अपना मकसद पूरा करने के लिए उसने अंधी और अनाथ लड़कियों को अपना शिकार बनाया। उसकी सच्चाई कभी पुलिस के सामने नहीं आती। अगर ये छोटा सा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। रिक्शे वाले ने चोरी करने के लिए गजब का प्लान बनाया। उसने आधी रात को बीच रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखा और किनारे छुपकर बैठ गया। किसी गाड़ी के पत्थर से टकराकर एक्सीडेंट होने का इंतजार करने लगा। जल्दी उसकी योजना सफल हुई। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। रिक्शा वाला उन्हें लूटने गया तो एक अजीब सी घटना हुई और वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई। अगले दिन सब इंस्पेक्टर गजेंद्रन, इंस्पेक्टर वीना और एसीपी माधव पूरी पुलिस फोर्स के साथ एक्सीडेंट वाली जगह पर जांच करने पहुंचे। शुरू में माधव को लगा कि ये कोई मामूली सा एक्सीडेंट केस है, लेकिन फिर उसने देखा कि मरने वाली 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है जो शायद ड्राइवर होगा। लड़कियां गाड़ी के अंदर ही जलकर मर गई थी, जबकि लड़के की लाश गाड़ी से थोड़ी दूर बाहर पड़ी हुई थी। पुलिस ने आसपास चेक किया तो उन्हें रिक्शा मिल गया जिसमें वो बड़ा सा पत्थर भी रखा हुआ था। अब माधव को शक हुआ कि एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया है। तभी माधव की नजर पास वाले खंबे पर पड़ी जिस पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। माधव और बीना तुरंत कंट्रोल रूम में गए। सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो सारी बातें क्लियर हो गई कि रिक्शे वाले ने चोरी करने के लिए एक्सीडेंट करवाया था। लेकिन उसी पल माधव के दिमाग में एक नया सवाल उठा कि गाड़ी का विंडशील्ड टूटा हुआ था, लेकिन मरने वाले ड्राइवर के सर पर चोट का कोई निशान नहीं है। मतलब कि वो लाश रिक्शे वाले की है और ड्राइवर गायब है। बीना ने गाड़ी का नंबर प्लेट चेक करवाया तो पता चला कि वो नंबर प्लेट भी फेक है। तब माधव ने कहा कि पता करना होगा गाड़ी इस शहर में कहां से आई थी। दूसरी तरफ इनफर्टिलिटी क्लिनिक में हम डॉक्टर मधु को देखते हैं। हॉस्पिटल का डीन डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करता है। वो बताता है कि शहर के कई सारे हॉस्पिटल्स का सर्वर हैक हो चुका है। उसे अपने हॉस्पिटल की भी फिक्र है। वो लोग पुलिस की मदद नहीं ले सकते क्योंकि इससे उनके हॉस्पिटल की बदनामी हो जाएगी। उसने सभी डॉक्टरों को सावधान रहने के लिए कहा। फिर मधु अपने कैबिन में आई तो अनुराधा नाम की एक पेशेंट अपने पति के साथ उसके पास आई। जांच में पता चला था कि अनुराधा के ओवरी एग्स कमजोर हैं और वो मां नहीं बन सकती। 2 दिन बाद डॉक्टर मधु उसका आईवीएफ ट्रीटमेंट करने वाली है। इसके बाद मधु एक कॉफी शॉप में गई जहां एसीपी माधव मधु से मिलने के लिए आते हैं। दरअसल 1 साल पहले मधु और माधव दोनों की सगाई हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर गजेंद्रन पूरे शहर में गाड़ी को ढूंढ रहा था। वो फोटो लेकर शहर के हर एक गैराज में जा रहा था, पूछताछ कर रहा था। तब एक गैराज में काम करने वाला लड़का मारी उस गाड़ी को पहचान गया। माधव भी वहां आ गया, जिसके बाद मारी ने बताया कि 1 हफ्ते पहले ये गाड़ी उसकी गैराज में रिपेयरिंग के लिए आई थी और 2 दिन पहले रात के 10 बजे गाड़ी का मालिक आया था और गाड़ी लेकर चला गया। पुलिस वाले मारी से पूछताछ कर रहे थे। तभी व्हाइट ओमिनी वैन में एक आदमी गैराज के पास आया, लेकिन पुलिस को देखते ही वापस चला गया। फिर माधव पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिलने गया तो उसने बताया कि रिक्शा वाला ब्लास्ट में नहीं मरा, उसे चाकू मारा गया था और उन लड़कियों में से एक लड़की की मौत लगभग 2 घंटे पहले ही हो गई थी और बाकी की 2 लड़कियां ब्लास्ट में जलकर मरी थीं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि तीनों लड़कियां अंधी थीं। यह सुनकर माधव शॉक्ड हो गया। उसने अंदाजा लगाया कि शायद अनाथ आश्रमों से उसे अंधी लड़कियों की डिटेल्स मिल सकती है। उसने बीना और गजेंद्रन को शहर के सभी अनाथ आश्रमों की डिटेल्स निकालने के लिए कहा। पुलिस वाले अपने काम पर लग गए। सभी अनाथ आश्रमों से अंधी लड़कियों की डिटेल्स कलेक्ट करने लगे, लेकिन एक अनाथ आश्रम की मदर मरियम ने डिटेल्स देने से मना कर दिया। जिसके बाद माधव अनाथ आश्रम में मरियम से मिलने आया। उसने बताया कि केस बहुत सेंसिटिव है। मरने वाली तीनों लड़कियां अंधी थीं और किसी भी पुलिस स्टेशन में अंधी लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। जिसके बाद मदर मान गई और उन्होंने रजिस्टर दे दी। दूसरी तरफ डॉक्टर मधु ने अनुराधा का आईवीएफ ट्रीटमेंट किया, ऑब्जर्वेशन में रखा, लेकिन रात में अनुराधा को तेज दर्द होने लगा। वो दर्द में तड़प रही थी, जिसे देखकर मधु भी घबरा गई। उसने तुरंत अनुराधा को कुछ इंजेक्शन लगाए जिससे उसे नींद आ गई। अब अनुराधा को शक होने लगा। उसने जल्दी से अनुराधा की रिपोर्ट्स देखी तो सब कुछ नॉर्मल था। तो अनुराधा ने दोबारा जांच करने का फैसला किया। उसने अनुराधा का ब्लड सैंपल लिया और लैब में जांच करवाने गई। लैब का चीफ टेक्नीशियन मुकेश
घर चला गया था। तो इस बार असिस्टेंट टेक्नीशियन ने जांच की और रिपोर्ट देखकर मधु शॉक्ड हो गई। इधर माधव अनाथ आश्रम की रजिस्टर चेक कर रहा था, तब उसने देखा कि रजिस्टर के 12 पन्ने फटे हुए हैं, मतलब कि 12 लड़कियों की डिटेल्स मिसिंग है। पता करने के लिए माधव पूरी फोर्स के साथ वापस उस अनाथ आश्रम में गया तो दरवाजा बंद था। माधव ने मदर को कॉल करके दरवाजा खोलने को कहा और ये लोग इंतजार करने लगे। तब मदर इनके सामने ही छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब माधव और भी परेशान हो गया। जिसे वो मामूली सा एक्सीडेंट केस समझ रहा था, वो हर पॉइंट पर और भी खतरनाक होता जा रहा था। अगले दिन माधव ने मदर की अलमारी खोल कर देखा तो उसमें मदर का फोन और रजिस्टर के फटे हुए पन्ने मिल गए। आश्रम में काम करने वाली महिला ने बताया कि ये सब वो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मदर आश्रम की लड़कियों की फ्री में शादियां करवाती थी। पिछले हफ्ते भी उन्होंने 3 लड़कियों की शादी करवाई थी, लेकिन उनकी शादी किससे हुई थी ये डिटेल्स किसी रजिस्टर में नहीं है। माधव ने मदर का कंप्यूटर चेक करवाया तो पता चला कि मदर ने कुछ फाइल्स को डिलीट किया है। माधव फाइल्स को रिकवर करवाता है, तब उन्हें पता चला कि डिलीट हुई फाइल्स में उन 3 लड़कियों की डिटेल्स थी जिन लड़कियों से उनकी शादी हुई थी। उनका फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ था। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि मरने वाली तीनों लड़कियां इसी आश्रम की थी और उनका नाम था जेनिफर, मैरी और जेशिता। इसके बाद माधव ने उन लड़कों के बारे में पता करने को कहा जिनसे उनकी शादी हुई थी। तब गजेंद्रन ने बताया कि उन सभी लड़कों के फोन बंद आ रहे हैं, एड्रेस भी फेक है। मतलब साफ था यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के डीन ने मधु को अपने कैबिन में बुलाया। दरअसल मधु ने हॉस्पिटल के चीफ लैब टेक्नीशियन मुकेश से पूछे बिना ही वो सारे टेस्ट करवाए थे। तो अब मुकेश ने डीन से शिकायत कर दी थी। मधु ने कहा वो मुकेश के सामने कुछ नहीं बताएगी, तो डीन ने मुकेश को कैबिन के बाहर भेज दिया। फिर अकेले में मधु ने डीन को बताया कि जब अनुराधा की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने दोबारा से अनुराधा की जांच की। उसके ब्लड रिपोर्ट्स में बहुत गड़बड़ी मिली जो पहले नहीं थी। फिर डोनर के एक्स की जांच करवाने पर पता चला कि उसमें तो ब्लैक लिस्टेड एस्ट्रॉइड मिला हुआ है जो पहले की रिपोर्ट्स में नहीं था। मतलब कि किसी ने हमारे सिस्टम को हैक करके रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ की है और वो सिर्फ आईवीएफ ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट होने वाली औरतों को ही टारगेट कर रहा है। ये सुनकर डीन भी शॉक्ड हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। साथ ही मुकेश को देखते हैं वो चार्ल्स नाम के किसी आदमी को कॉल करता है, उसे बताता है कि हॉस्पिटल वालों को उस पर शक हो गया है, वो अब ज्यादा टाइम तक ये सब कुछ संभाल नहीं पाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद मधु ने उस मुकेश को अपने पास बुलाया, पूछा कि हॉस्पिटल में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके ब्लड में एक सब्सटेंस मिला है और ये तभी पॉसिबल है जब डोनर की बॉडी में भी वही सब्सटेंस हो, इसलिए मुझे उन डोनर्स की सारी रिपोर्ट चाहिए। साथ ही उसने मुकेश से कहा कि मुझे उस एजेंट से भी मिलना है जो डोनर्स लेके आता है। मुकेश भी एजेंट के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए मान गया और वहां से चला गया। बाहर पान की दुकान पर वो सिगरेट पी रहा था, तभी एक आदमी उसके पास आया। उसने मुकेश से पूछा कि क्या तुम ही मुकेश हो? जवाब मिला हाँ। फिर उसने मुकेश को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और लेकर चला गया। इधर दूसरे अनाथ आश्रम में काम करने वाली महिला पुलिस स्टेशन में माधव से मिलने के लिए आई। उसने माधव को बताया कि कुछ दिन पहले उनके आश्रम में चार्ल्स नाम का एक आदमी आया था। उसने कहा था कि उनका एक एनजीओ है। उसने आश्रम को 1 लाख रुपए भी डोनेट किए थे और कहा था कि अगर किसी लड़की की शादी करवानी हो तो बताना, हमारा एनजीओ उनकी शादी करवा के उन्हें एक बेहतरीन लाइफस्टाइल में सेटल भी करवा देगा। उस औरत ने माधव को चार्ल्स का फोटो भी दिया। इसके बाद पुलिस वाले चार्ल्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी माधव को मधु का कॉल आया। उसने मधु को अर्जेंटली कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया। माधव वहां जा ही रहा था कि तभी उसे कंट्रोल रूम से भी कॉल आ गया। ऑफिसर ने बताया कि उस केस में इम्पोर्टेंट लीड मिली है। माधव तुरंत कंट्रोल रूम में गया तो ऑफिसर ने उसे लाइव सीसीटीवी फुटेज दिखाया। बताया कि वो गाड़ी पिछले 20 मिनट से ही वहीं खड़ी है। गाड़ी का नंबर प्लेट भी वही है जो एक्सीडेंट वाली गाड़ी का था। माधव ने ध्यान से देखा तो पता चला कि गाड़ी उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है जहां मधु उसका इंतजार कर रही थी। वो लोग मधु को मारने के लिए आए थे और जैसे ही मधु बाहर आती है ये लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ठीक समय पर माधव उसे कॉल करता है। वो मधु को गाइड करता है और मधु वहां से भागने लगती है। गुंडे उसका पीछा कर रहे थे और माधव फोन पर मधु को बता रहा था कि उसे खुद को कैसे बचाना है। वो पूरी फोर्स को भी अलर्ट कर देता है। इंस्पेक्टर बीना, गजेंद्रन, सारे पुलिस वाले मिलकर उन गुंडों को एक पुल के ऊपर घेर लेते हैं। गजेंद्रन एक गुंडे को गोली मार देता है और दूसरा वाला मौका पाकर नदी में कूद जाता है। मधु तो बच गई लेकिन गुंडे मर चुके थे तो एक बार फिर से उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। माधव ने पूछा कि गुंडे तुम्हें क्यों मारना चाहते थे?
थे। तब मधु उसे अपने हॉस्पिटल लेकर गई, उसे अनुराधा के बारे में सब कुछ बताया। उसे बताया कि डोनर के एग्स में उन्हें ब्लैक लिस्टेड एस्टेरॉइड मिला है, जिसकी वजह से जो भी बच्चे पैदा होंगे वो सब ना तो मेल होंगे और ना ही फीमेल। हो सकता है कि वो सब के सब ट्रांसजेंडर होंगे। माधव ये सुनकर शॉक्ड हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उन बच्चों से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है। फिलहाल तो उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंधी लड़कियों का एक्सीडेंट वाला केस और मधु के हॉस्पिटल वाला केस दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। मधु ने उसे हॉस्पिटल के चीफ लैब टेक्नीशियन मुकेश के बारे में भी बताया, जो उस दिन के बाद से गायब था। मुकेश का एक असिस्टेंट था जो अब भी हॉस्पिटल में काम कर रहा था। माधव ने उसे पकड़ लिया, पुलिस के स्टाइल में पूछताछ की। तब उसने बताया कि वो मुकेश के साथ एक बार एजेंट के घर गया था। एजेंट का नाम है चार्ल्स। नाम सुनते ही माधव ने उसे चार्ल्स की फोटो दिखाई। असिस्टेंट ने कंफर्म किया कि फोटो वाला आदमी चार्ल्स है और फिर असिस्टेंट ने उन्हें चार्ल्स का पता भी बताया। पुलिस वालों ने चार्ल्स के घर को चारों तरफ से घेर लिया। आधी रात को चार्ल्स घर वापस आया। उसके हाथ में एक सैंपल बॉक्स भी था। एक ऑफिसर चार्ल्स को गिरफ्तार करने गया तो चार्ल्स ने उसे चाकू मार दिया। बचे हुए ऑफिसर ये देखकर संभल गए। सबने मिलकर चार्ल्स के साथ फाइट की और आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब रहे। पुलिस स्टेशन लाकर उसकी अच्छे से खातिरदारी की गई। तब चार्ल्स ने बताया कि अनाथ आश्रम की अंधी लड़कियां ही उसकी गैंग का टारगेट थी। उन लोगों ने शहर के हर एक अनाथ आश्रम में डोनेशन दिया था और खुद को एक बड़े एनजीओ में काम करने वाला बताकर उन्हें अपने झांसे में ले लिया था और लड़कियों की शादी करवा के उन्हें बेहतर जिंदगी देने का वादा किया। छोटे छोटे क्रिमिनल्स की फर्जी आईडी बनाई कि वे बहुत शरीफ लड़के हैं। फिर अनाथ आश्रम की अंधी लड़कियों से उनकी शादी करवा दी। लड़कियों को अनाथ आश्रम से बाहर निकालने का ये परफेक्ट प्लान था। जिसके बाद वो लोग लड़कियों का ओवरी एग्स निकाल कर हॉस्पिटल को सप्लाई करते थे। सुनकर माधव शॉक्ड हो गया। चार्ल्स ने बताया कि मदर मरियम को पहले से ही पता चल गया था। वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने मदर को ब्लैकमेल किया कि हम पुलिस स्टेशन में बयान देंगे कि आप भी हमारे साथ मिली हुई थी, कमीशन कम मिला है तो आप कंप्लेंट करने आई हैं। मदर डर गई थी। उनके पास खामोश रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। पकड़े जाने के डर से ही उन्होंने सुसाइड भी की थी। चार्ल्स की बातें सुनकर माधव का खून खौलने लगा। वो कुर्सी से उठा, असिस्टेंट ने कैमरा बंद किया और माधव ने उसकी उंगलियां तोड़ दी। चार्ल्स दर्द में तड़पने लगा। माधव ने पूछा कि वो लोग ओवरी एग्स में ब्लैक लिस्टेड एस्टेरॉइड क्यों मिलाते थे। तब चार्ल्स ने बताया कि इस बारे में वो कुछ नहीं जानता। ये सब उसके बॉस का मास्टर प्लान है और उसका नाम है वेदा। माधव तुरंत स्केच आर्टिस्ट को बुलाने के लिए कहते हैं ताकि वेदा का स्केच बनवाया जा सके। इसी बीच में हम गैराज वाले लड़के मारी को भी देखते हैं। वो रोते हुए पुलिस स्टेशन आता है। माधव को बताता है कि उसकी एक अंधी बहन है वेदिका, वो भी अनाथ आश्रम में रहती है। कुछ दिन पहले मदर ने उसकी शादी करवा दी थी, लेकिन अब उसकी बहन और जीजा दोनों गायब हैं। मारी रोने लगता है। माधव उसे समझाता है कि हम तुम्हारी बहन को ढूंढ लेंगे और तभी एक कांस्टेबल आकर बताता है कि चार्ल्स खाने के बाद से तड़प रहा है। माधव भागते हुए चार्ल्स के पास चला जाता है। इधर हम मारी को देखते हैं। वो हंसते हुए अपने बालों पर हाथ फेरते हैं जैसे कि उसका कोई बड़ा प्लान कामयाब हो गया हो। और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है और पता चलता है कि मारी ही असल में वेदा है। देखने में वो मासूम था। ऐसा लगता था कि जैसे गैराज में काम करके वो अपनी मामूली सी लाइफ जी रहा है, लेकिन असल में वो इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड है। वो एनजीओ की आड़ में अपना स्कैम कर रहा था। लेकिन एक्सीडेंट वाली रात एक गड़बड़ हो गई थी। वो तीनों लड़कियों को मारने के लिए लेकर जा रहा था, लेकिन एक लड़की को उसके प्लान की भनक लग गई। वो चलती गाड़ी से कूद गई, उसे चोट लग गई। वो भागना चाहती थी, लेकिन वेदा उसे पकड़ लेता है, वापस गाड़ी में डाल देता है। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। इधर रिक्शा वाले ने चोरी करने के इरादे से एक्सीडेंट करवाया था और एक्सीडेंट के बाद जब वो इन्हें लूटने के लिए गाड़ी के पास आया तो वेदा जिंदा था। उसने रिक्शे वाले को मार दिया, उसे अपने कपड़े पहनाए और उसके कपड़े पहनकर गाड़ी को आग लगाकर वहां से भाग गया था। अब प्रेजेंट में वेदा, लेकिन फिलहाल माधव के लिए वो मारी है। वो चार्ल्स को देखकर चिल्लाने लगता है। कहते हैं कि मैंने इसे अपनी बहन की शादी में देखा था। इसके साथ एक और बंदा था वेदा। और ये सुनकर माधव शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत मारी की हेल्प से वेदा का स्केच बनाने के लिए कहता है। थोड़ी देर में स्केच तैयार हो गया और पुलिस वाले स्केच लेकर उस आदमी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में चार्ल्स का फोन, जो कि माधव के पास था, वो बजना शुरू हो जाता है, लेकिन माधव कॉल पिक करता उसके पहले ही फोन कट जाता है। साइबर वालों की हेल्प से नंबर को ट्रेस करके ये लोग उस एड्रेस पर जाते हैं। वो फोन एक बूढ़े आदमी काशीनाथन का था। उसने बताया कि चार्ल्स उसके बेटे का फ्रेंड है। उसका बेटा फोन नहीं रखता, तो जब भी उसे अपने बेटे से बात करनी होती है वो चार्ल्स को कॉल करता
करता है। माधव के पूछने पर वो अपने बेटे का नाम बताता है वेदा, और वेदा का फोटो भी दिखाता है, जिसे देखते ही माधव को एक और बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये वही फोटो था जो उन्हें मारी यानी कि वेदा ने दिया था। बताया था कि ये उसकी बहन मैरी है, लेकिन अब काशीनाथन उन्हें वेदा की असली सच्चाई बताता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वेदा के बचपन का नाम था वेदिका। वो एक ट्रांसजेंडर लड़का थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। उसे लड़कों के साथ खेलना, मर्दों वाले कपड़े पहनना अच्छा लगने लगा था, और एक दिन उसके पिता काशीनाथन उसे अपनी दाढ़ी बनाते हुए देख लेते हैं। परेशान होकर वो वेदिका को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बेटी के अंदर मेल हार्मोन्स ज्यादा हैं, कुछ दिनों के बाद वो कम्प्लीटली मेल बन जाएगी। इस सच्चाई को कबूल करने के अलावा कोई और इलाज नहीं है। काशीनाथन भी सच्चाई कबूल कर लेते हैं, अपनी बेटी को ट्रांसजेंडर लड़के के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे सपोर्ट करने लगते हैं। वेदिका डॉक्टर बनना चाहती थी, तो उसके पापा मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन भी करवा देते हैं, लेकिन कॉलेज में लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रोफेसर्स भी उससे नफरत करते थे, और एक दिन जब कॉलेज के लड़के उसका नहाते हुए वीडियो बना लेते हैं, वेदिका विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। कॉलेज वाले भी उल्टा वेदिका के खिलाफ ही कंप्लेंट कर देते हैं, कॉलेज से निकाल देते हैं, और पुलिस वाले भी उसकी जमकर धुलाई करते हैं। इन सब से तंग आकर धीरे धीरे वेदिका खुद को बदल लेता है और बन जाता है वेदा। वो इस समाज से नफरत करने लगता है, क्योंकि ये समाज मर्द और औरतों के लिए बनाया गया है। ट्रांसजेंडर्स की संख्या कम है, इस वजह से ट्रांसजेंडर्स के लिए इस समाज में कुछ भी नहीं है। इसलिए वो लड़कियों के ओवरी एग्स में कुछ तो मिला रहा था, जैसे कि पैदा होने वाले सारे बच्चे ट्रांसजेंडर हो जाएं। उसे लग रहा था कि ट्रांसजेंडर्स की आबादी बढ़ेगी तो समाज में उनकी भी इज्जत होने लगेगी। अब माधव प्रेजेंट में काशीनाथन को स्केच दिखाता है, तब वो बताता है कि इसका नाम मारी है। वो हमेशा वेदा के साथ ही रहता है। अब माधव को वेदा की सारी सच्चाई पता चल गई थी। वो वेदा को ढूंढने लगता है, तभी उसे इंस्पेक्टर वीना का मैसेज आता है। दरअसल थोड़ी देर पहले वेदा ने मारी बनकर बीना को कॉल किया था। उसने बीना को झूठ बोला था कि उसने अपनी बहन को देखा है, और बीना जल्दी जल्दी में कुछ पुलिस वालों के साथ वहां पहुंची तो मारी वहीं पर मौजूद था। मारी को वेदा समझकर बीना उसे गोली मारने वाली थी, तभी पीछे से वेदा उसे चाकू मार देता है। बीना बेहोश हो जाती है। अब असली वाला मारी वेदा से कहता है कि तूने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं मर गया होता। तब वेदा उससे कहते हैं कि यार मैं वेदा नहीं हूँ, मैं तो मारी हूँ, वेदा तो तू है। मारी कंफ्यूज हो जाता है। तब वेदा उसे स्केच दिखाता है, कहता है कि अब पुलिस वाले तुझे वेदा समझ लेंगे और तेरे मरने के बाद ये केस भी क्लोज हो जाएगा, जिसके बाद मैं मारी बनकर अपना मकसद पूरा करूंगा। वो मारी को गोली मार देता है। इधर वेदा को ढूंढते हुए माधव भी उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। वेदा को गोली मारने वाला था, तभी वेदा उसके ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच जमकर फाइट होती है और वेदा के कपड़े फट जाते हैं। वो समाज जिसने हमेशा उसे उसके शरीर के लिए नंगा किया, मजाक उड़ाया, आज वही डर फिर से उसके सामने आ गया। इस अपमान और सदमे को उसका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।